हाँ तो मित्रों, आदर्शवाद और अति पर्यावरणवाद की ये वो पीपुड़ी है जो यूरोपियन यूनियन ने अब फेंक दी है और अपने इस हवाई घोड़े फ्लाइंग यूनिकॉर्न से नीचे उतर के वो लाइन पे आ गए हैं कि चलिए भारत के साथ अब एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करते हैं। 2017 में यानी आज से 8 साल पहले यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा कि ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट भारत का किसके साथ नेगोशिएशन चल रहा है, जवाब था यूरोपियन यूनियन। तब सोचो, 8 साल से ये डील चल रही थी, अब जाके ये लाइन पे आए हैं। और इसका कारण क्या कि वहां ट्रंप ने ना व्यापार में सहकार दिया ना युद्ध में, तो अब ये लाइन पे आ गए हैं। रवीश कुमार कुछ दिनों से बता रहे हैं कि कैसे अमेरिका ने भारत को और मोदी जी को अपनी औकात दिखा दी है, लेकिन हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ट्रंप की नीतियों से असल में भारत को फायदा हो रहा है। Uh, and if I were to look at some of the big priorities of this president, many of them actually work for us. और उसका ये एक उदाहरण है कि कैसे यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लिन भारत आई फरवरी में। मार्च में अभी ब्रसेल्स में और नेगोशिएशन हो रहा है और टारगेट है कि मिडल ऑफ द ईयर यानी कि जून महीने तक हम ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कंक्लूड करते हैं जो पिछले 8 साल से लटका हुआ था। तो इस वीडियो में हम वो 7-8 कारण समझने की कोशिश करेंगे जिसके चलते पिछले 7-8 सालों से ये डील अटकी हुई थी फॉर यूपीएससी मेंस एंड इंटरव्यू। सबसे पहला आयाम था टेक्सटाइल। जब भी बांग्लादेश से टेक्सटाइल फुटवेयर कुछ भी सामान यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट होगा तो उस पर यूरोपियन यूनियन कस्टम्स ड्यूटी यानी सीमा शुल्क लगाएगा, लेकिन इस पे 0% टैक्स लगता था। इसका कारण कि बांग्लादेश एक अति पिछड़ा देश था, लिस्ट डेवलप कंट्री, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार उनको ये सब माफी मिलती है। हालांकि अब तो बांग्लादेश उस लिस्ट डेवलप कंट्री लिस्ट से हट जाएगा तो बाद में उनको फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन कई सालों से ये चल रहा था। इसके चलते जब भी भारत अपना सामान टेक्सटाइल फुटवेयर वगैरह एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता उस पर तो 12 से 16% टैक्स यूरोपियन यूनियन वाले लगाते थे। स्वाभाविक है, उनके ग्राहक भारत का माल नहीं खरीदेंगे, बांग्लादेश का खरीदेंगे, हमको नुकसान हो रहा था। और हम कई वर्षों से ये कोशिश करें भाई टैक्स कम करो, वो नहीं कर रहे थे। लेकिन इसी यूरोपियन यूनियन ने वियतनाम के साथ ऐसा कुछ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है तो उन पे तो कोई टैक्स लगता नहीं। तो ये एक बड़ा सा अपना लड़ाई का मुद्दा था। दूसरा, कार्बन टैक्स। ये यूरोपियन यूनियन बोलता है कि इंडिया, चाइना वगैरह में आप जो स्टील का उत्पादन करते हैं उसके लिए कोयला जलाते हैं, बहुत प्रदूषण करते हैं, तो उस कारण से आपका स्टील जब हमारे देश में आएगा, यूरोपियन यूनियन में आएगा, तो हम उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। कुछ कार्बन टैक्स या कार्बन बॉर्डर टैक्स है जिसको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM कहा जाता है। ये कुछ 5-6 उत्पादों पे लगता है, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिसिटी। और 2026 से लगना था 20 से 35% टैक्स भारत के उत्पादों पे लग सकता था। लेकिन ये सब ट्रम्प के चलते अब यूरोपियन यूनियन भारत के करीब आ रहा है। तो अभी फरवरी की अब खबर देखो कि चिंता मत कीजिए, आपकी 90% चीज़ों पे तो हम ये टैक्स नहीं लगाएंगे, बाकी जो लगाएंगे वो भी थोड़ा बहुत लगाएंगे। यूरोपियन यूनियन इज रेडी टू एड्रेस द स्पेसिफिक कंसर्न्स ऑफ इंडिया ऑन द कार्बन टैक्स लीवाई ऑन इंपोर्ट्स। तो हवाई घोड़े से उतर गए हैं। निकल गई सब हेकड़ी इनकी, सब हेकड़ी। नाउ आई वंडर हाउ वुड ग्रेटा थनबर्ग फील अबाउट दिस। हालांकि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने 2019 में ही ये प्रिडिक्शन कर दिया था कि ये जो ग्रेटा है वो छोटी बच्ची है, उसको दुनिया की समझ नहीं है। Может быть, вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты Тунберг. Это достойно только осуждения. Ведь никто Грете не объяснил, что современный мир сложен, многообразен, быстро развивается. И люди в Африке, либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции. Но на сегодняшний день это доступная технология для развивающихся экономик и развивающихся стран. Малодоступная. Но люди хотят там жить так же, как в Швеции, и их не остановить. Пойдите, объясните им, что они должны еще прозябать в нищете лет 20-30, и их дети будут в нищете. И объясните им. В целом, конечно, мы не можем не поддержать тех идей, которые связаны с развитием возобновляемых источников энергии. Надо только исходить из реалий. ये स्टील जैसा ही कुछ भारत के कॉफी एक्सपोर्ट के साथ भी होने वाला था। यूरोपियन यूनियन ये कहता है कि देखो, कॉफी उगाने के लिए आपने जितने पेड़ काटे हैं तो उस प्रोपोर्शन में आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, या फिर आप सर्टिफाई करो कि आपने पेड़ नहीं काटे हैं। ऐसा सब वो सब डिफॉरेस्टेशन के कुछ रूल्स लेके आ रहे थे। 2024 में समाचार आए
कि भारत ने $1 बिलियन की कॉफ़ी एक्सपोर्ट कर दी और बहुत अद्भुत हो गया, अद्भुत हो गया। लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे कारण ये था कि ये जो यूरोपियन यूनियन का डिफ़ॉरेस्टेशन रूल और उसके चलते भारत की कॉफ़ी पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, ये सब चिंता के चलते यूरोपियन यूनियन के ट्रेडर्स 2024 से ही स्टॉक अपना पहले से संग्रह कर रहे थे, होर्डिंग कर रहे थे। इस कारण से बहुत एक्सपोर्ट हुआ। खैर, तो अब इस पे भी शायद हो सकता है ये लोग कुछ डील करें। तो टेक्सटाइल, एनवायरनमेंट। अब तीसरा मुद्दा है डेटा सर्वर। मित्रों, हर साल इकोनॉमी के करंट अफेयर्स अपडेट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और पूरा साल और भी क्या घटनाएं हुई, उसकी मैं फ्री सीरीज चलाता हूँ, विन सीरीज। तो 2024 में होगा, अभी 2025 विन 25 चल रहा है। इसके अंदर ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं और चौथा लेक्चर कल मंगलवार रात 9 बजे होगा, जिसमें हम शेयर मार्केट के पूरे साल के अपडेट और नए इकोनॉमिक सर्वे में क्या है वो समझेंगे। और ये सिर्फ बोल बच्चन लेक्चर नहीं होते, इसमें पावर पॉइंट और रैपिड रिवीजन हैंडआउट भी दिए जाते हैं और सब कुछ फ्री में होता है। और ये चौथा लेक्चर है, उसके बाद और भी ऐसे लेक्चर होने वाले हैं। पूरा शेड्यूल और डाउनलोडेबल हैंडआउट आपको मिल जाएंगे mrunal.org/win25 पे आप जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन में है डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स, यानी यूरोपियन यूनियन के नागरिकों का डेटा केवल यूरोपियन यूनियन में स्थित सर्वरों में आपने स्टोर करना होगा, चाहे वो इन्फोसिस हो, आईबीएम हो, विप्रो हो, कोई कंपनी हो। इसमें भी वो भारत को ये कहते हैं, देखो तुम्हारे इंडिया के सर्वर में तो नहीं स्टोर करना है, क्योंकि तुम एक डेटा सिक्योर कंट्री नहीं हो, तुम्हारा सब हैकिंग हो सकता है। अब इसके चलते भारत की इन्फोसिस, विप्रो वगैरह कंपनियों को तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन में आप जानते हैं कि रशिया के साथ उनकी जो संबंध ठीक नहीं है, तो ऑयल, गैस, एनर्जी प्राइसेस बहुत महंगे हो गए, तो वहाँ लाइट बिल बहुत महंगा आता है। तो यूरोपियन यूनियन में आप सर्वर चलाएंगे, आपको बहुत महंगा पड़ेगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। हालांकि हो सकता है अब इस पे भी ये लोग लाइन पे आ जाएं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटोमोबाइल्स। यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों पर भारत 100 से 125% कस्टम्स ड्यूटी यानी सीमा शुल्क लगाता है, और उसके बाद उसको बेचोगे, उस पर जीएसटी तो अलग चढ़ेगा 28%। तो यूरोपियन यूनियन चाहते नहीं, नहीं इतना मत रखो, आप 10-20% कर दो। ऐसी ही कुछ मांग अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की भी है। नेक्स्ट मुद्दा है लिकर। इंपोर्टेड दारू पे करीब 150% कस्टम्स ड्यूटी लगती है। यूरोप और फ्रांस आप जानते हैं, वो तो दारू का बहुत धंधा करते हैं, तो उनकी इच्छा नहीं, इतना मत रखो, 30-40% आप कीजिए। हो सकता है भारत इस पे झुक जाए, क्योंकि आप याद करें जब मोदी जी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, तो उस वक्त अमेरिका की ये जो बर्बन विस्की होती है, उस पे पहले 150% टैक्स भारत सरकार लगा थी, उसको कम करके 50% कर दिया। तो हो सकता है यूरोप के साथ भी ये छूट हम दे। अल्टीमेटली आप जानते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में क्या होता है, आप थोड़ा झुकेंगे, वो थोड़ा झुकेंगे, तभी तो डील कंक्लूड होगी। यहाँ हमें एक और चीज समझनी चाहिए मेंस पेपर 2 के लिए, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। अलग अलग इंडस्ट्रियल लॉबी हमेशा सरकार पे दबाव बनाएगी। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पे उनकी वाइन और लिकर इंडस्ट्री का प्रेशर होगा कि आप हमारा ये सब करवाइए, वरना हम आपको चुनाव फंड में पैसा नहीं देंगे। और उसके मुकाबले भारत सरकार पे भी और जो भी पार्टीज हैं उन पे भी ऐसा लोकल वाइन और लिकर इंडस्ट्री का प्रेशर हो। लेकिन अल्टीमेटली जो ये डोनाल्ड ट्रंप वाले केस में हम समझ सकते हैं कि उनकी इंडस्ट्री जीत गई। तो दैट इज ऑल्सो वन एंगल टू कंसिडर। आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर एंड डेयरी इंडस्ट्री। यूरोपियन यूनियन, उनके डेनमार्क वगैरह देशों में जो भी चीज़, मिल्क पाउडर ये सब बनाते हैं, उनकी इच्छा है कि भारत में ये सामान आए, उस पे आप कम टैक्स लगाइए। इस पर भी भारत सरकार पिछले 7-8 सालों से काफ़ी मना कर रही थी कि नहीं, नहीं हमारे भारत के किसान बहुत गरीब हैं, आपका सस्ता माल आएगा तो कौन खरीदेगा भारत के किसानों का माल। इसी कारण से आसियान देश, चाइना, न्यूजीलैंड ये सब के साथ मिलकर हमने एक आरसीईपी अग्रीमेंट, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन करना था, वो भी भारत सरकार ने नहीं किया था। उसमें भी उनको वही डर था कि न्यूजीलैंड की डेयरी इंडस्ट्री का माल भारत में आ जाएगा तो अमूल उसके साथ compete नहीं कर पाएगा। तीसरा, भारत को ये चिंता है कि देखिए चलिए आपके ये चीज़ और मिल्क पाउडर पे अगर हम टैक्स कम भी कर दें, लेकिन भारत से जो एग्रीकल्चर का सामान यूरोप में जाता है, उस पर यूरोपियन यूनियन के ये एसपीएस मतलब सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी अग्रीमेंट, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक अग्रीमेंट है, उसके तहत ये बहुत स्ट्रिक्ट रखते हैं कि मान लो आपने मैंगोज, आम का एक बड़ा सा कंटेनर भेजा, उसमें 2-3 मक्खियाँ या कुछ निकले, तुरंत पूरे मैंगो शिपमेंट को बैन कर देंगे और उसके बाद जितने और आएंगे उसको भी बैन कर देंगे 3-4 साल के लिए। उसी प्रकार कुछ फल फ्रूट सब्जी आपने भेजी, उसमें कहीं नहीं इसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा है, इसमें हैवी मेटल ज़्यादा है, फिशरीज का हमारा माल जाए उसमें भी ऐसे सब वो कंप्लेन करें। तो इस कारण से भारत के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को यूरोप में काफ़ी दिक्कत होती है। तो अब क्या उसको थोड़ा वो ढीला करेंगे? लेट अस सी। इकोनॉमिक सर्वे ने खुद ये कहा
कि देखो भारत सरकार ने अब ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने हैं तो ये भारत के किसान, भारत की स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसका आप पूरा दिन रोना धोना करेंगे तो सामने वाले देश आपसे क्यों डील करें? देखिए, एक तरफ हम ये कहते हैं भारत विश्व गुरु बन गया, भारत एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, लेकिन जैसे ही फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात आए तो नहीं नहीं, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे किसान बहुत गरीब हैं। तो फिर इंडियन आइडल योजना इंटरनेशनल लेवल पर कब तक चलेगी? क्योंकि कोई भी देश हमारे साथ डील क्यों करेगा? उसको भी तो अपना सामान बेचना है, तो हमें उनकी चीज़ों पे टैक्स कम करना होगा। तो इकोनॉमिक सर्वे की खुद की बात है कि वी हैव टू ओपन अप। इसके कुछ सालों बाद हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बोला था कि भारत के जो भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, दे हैव टू बी रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन। भारत के कंज्यूमर को इंटरनेशनल माल मिले, उसके लिए उन्हें या तो तुम भी ऐसा बना, वरना यूरोप से आता है तो भारत की जनता को खरीदने दो। जब हम भारत से कुछ भी सामान एक्सपोर्ट करें तो उसमें हमने चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरों का उपयोग नहीं किया है, ऐसा सब तुम सर्टिफिकेट करके दो, हमारे इंस्पेक्टर चेक करने आएंगे, ऐसी भी यूरोपियन यूनियन की सब बातें रहती थी। तो ये सब कारणों के चलते डील 7-8 सालों से रुकी थी, लेकिन अब तय किया है कि ये 2025 आधा खत्म हो, मतलब जून महीने तक में हम इस चीज़ को निपटा देंगे। देखिए, यूपीएससी की मेंस में लिखने के लिए, इंटरव्यू में बोलने के लिए हमने इनफ कंटेंट जमा कर दिया। इससे ज़्यादा और आप पीएचडी करेंगे तो असल में वो लिख बोल नहीं पाएंगे। ये जो इंडियन फॉरेन सर्विस को मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, ऐसे जो यूपीएससी के अंदर एस्पायरेंट होते हैं, उनकी एक मैं बड़ी गलती समझता हूँ कि वो इंटरनेशनल रिलेशन एज अ सब्जेक्ट की औकात नहीं समझते कि मैक्सिमम कितना पूछेंगे। जीएस के मेंस में 4 पेपर हैं, उसके अंदर मेंस पेपर 2, उसमें भी पॉलिटी, गवर्नेंस ये सब आता है, आईआर भी आता है। तो 250 में से मुश्किल से 50 मार्क के सवाल आईआर के होते हैं। कुछ लोग और किचन में इधर उधर लिख सकते हैं, अग्री विथ यू, पर उसके लिए क्या पूरा दिन झंडा लेके यही करते रहना है? आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपके फॉर्म में लिखा है कि आईएफएस मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो भी सोचो 30 मिनट का इंटरव्यू है तो 5, 7, 10 मिनट वो आईआर टाइप का पूछेगा, भारत के विदेशों के साथ रिश्ते या एम्बेसी और कॉन्सुलेट में क्या अंतर होता है, हाई कमीशन क्या होता है वगैरह। बाकी और भी तो चीज़ें पूछेंगे आपके बायोडेटा में जो लिखा है। तो हर सब्जेक्ट को उतना ही प्रेम और औकात देनी चाहिए जितना वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। तो अब ये क्योंकि ट्रम्प आया, रोज कुछ ना कुछ चलते रहेगा, तो पूरा दिन इसमें लेके नहीं बैठना है। बाकी कल मंगलवार रात 9 बजे मिलते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, फ्री मेरा लेक्चर होगा। ये जो पूरे साल के अपडेट्स, उसमें शेयर मार्केट के पूरे साल के अपडेट्स, इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला, वो सब समझेंगे पावर पॉइंट हैंडआउट के साथ। सी यू टुमारो नाइट। पोस्ट क्रेडिट सीन्स। मित्रों, आप जानते हैं जो भी राजा है तो उसने हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो ये नॉर्मल बांसुरी नहीं है, ये कट्टा बांसुरी है। और ये पिचकारी का भी काम करती है, लेकिन ये नॉर्मल पिचकारी नहीं है, ये कट्टा पिचकारी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लेट्स क्रैक इट। मित्रों, जैसे बिना पानी के होली की पिचकारी बर्बाद है, उसी तरह बिना सही गाइडेंस के यूपीएससी की तैयारी बर्बाद है। अनअकैडमी से गाइडेंस लेके अब तक 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने यूपीएससी क्रैक किया है, और होली के इस पर्व पर अनअकैडमी लेके आया है होली धमाका ऑफर, जहां यूपीएससी की आधी अधूरी नहीं संपूर्ण तैयारी, जिसमें लाइव क्लासेस, पावर पॉइंट नोट्स, मॉक टेस्ट, मेंस आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन, थियरी, करंट, प्रीलिम्स, मेंस, डाउट रेजोल्यूशन, सब कुछ आपको मिले एकदम किफायती दामों पे, 60% ऑफ एंड अप टू 6 मंथ्स एक्स्ट्रा एक्सटेंशन। तो केवल 22,999 से शुरू हो रहे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से जुड़िए। हैप्पी होली, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.